मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने जिस विषय पर अपना व्याख्यान तैयार किया है वो है हिंदी भाषा और ई शिक्षण। शिक्षा भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। भारत ज्ञान और आध्यात्म का थोक सप्लायर रहा है। जब हमारे पास संचार का कोई माध्यम भी नहीं था, ज्ञान की ज्योति तब भी प्रज्वलित थी। भगवान बुद्ध के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश, भोजपत्रों पर उकेरे तमाम अक्षर ज्ञान का संचार करते थे। गुरुकुल का स्वरूप राम और कृष्ण के काल में भी हमें दिखाई देता है। धीरे धीरे आज़ादी के बाद नगरपालिका, प्राथमिक विद्यालय आए। स्वतंत्रता के बाद तो मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट कल्चर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बाढ़ आ गई। कुकुरमुत्ते की तरह ये हर गलियों में उगने लगे। वर्षों से घिसी पिटी शिक्षा नीति ही चलती रही। कंप्यूटर क्रांति में अचानक शिक्षा आमूल परिवर्तन करने लगी और इस मशीन के साथ तालमेल बैठाने में हमारी हिंदी भी पीछे नहीं रही। आनन फानन में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट तैयार होने लगे। इंटरनेट की उपयोगिता हम सब ने कोविड के दौरान महसूस की। सोचिए, अगर ई शिक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो 3 वर्षों में कितने छात्रों का जीवन अंधकारमय हो जाता। ई लाइब्रेरी ने पढ़ने की सुविधा दी तो ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए मानो वरदान ही बन गए। आज स्कूली शिक्षा गौण हो गई है और ई लर्निंग का दायरा प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। स्मार्टफोन ने स्मार्ट क्लास को भी जन्म दे दिया और इसकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ने लगी। गूगल मीट जैसे ऐप का माध्यम शिक्षक और शिक्षार्थी के आभासी कक्षाएं लेने में मदद करने लगा। देश में ही नहीं, हम विश्व के किसी कोने में बैठकर ऑनलाइन कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा भी दे सकते हैं और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। ई पीजी पाठशाला भी इसी प्रकार का प्रयास है। भारत बहुभाषा भाषियों वाला देश है। कोई भी भाषा हो, उसका सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उससे संबंधित सामग्री डिजिटल साधनों पर उपलब्ध हो। इस मामले में हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक और सरल भाषा है जिसको कंप्यूटर ने बहुत ही आसानी से एडॉप्ट कर लिया है। हिंदी लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। अब तो ई लाइब्रेरी के साथ ही इंटरनेट पर तमाम पत्र पत्रिकाएं, तमाम पुस्तकें हमको उपलब्ध हो जाती हैं। तमाम सारे ऑडियोज़ हमको मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाते हैं, जिस पर हम घर बैठे ही शिक्षा उपलब्ध कर सकते हैं। ई शिक्षण हिंदी सीखने और सिखाने की भी उत्तम व्यवस्था देता है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के प्रयास शामिल हैं। बेसिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी सरकार ने अनेक पोर्टल तैयार किए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने अपने अपने ढंग से डिजिटल माध्यम को रोचक बनाने का भरसक प्रयास किया है। बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा बहुत ही उपयोगी है। भाषा
के बढ़ते हुए वर्चस्व ने नए नए प्लेटफॉर्म का आविष्कार किया, नए नए ढंग से शिक्षा देने का साधन उपलब्ध कराया है। कोचिंग सिस्टम आज फेल हो गया है। ऑनलाइन इतने साधन उपलब्ध हैं कि हम घर बैठे उसका लाभ उठा सकते हैं। इधर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकारी रूप से चलाया जा रहा है, अभ्युदय का कार्यक्रम, जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए बच्चों की तैयारी निःशुल्क कराता है, जिसके साथ बहुत सारा हमारा शिक्षक वर्ग जुड़ा हुआ है जो अपनी सेवाएं इसमें दे रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के भी शिक्षक हैं जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या गूगल मीट के जरिए ये शिक्षा निःशुल्क बच्चों को दे रहे हैं। वो अपना टाइम देकर बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कराते हैं। ये बहुत ही सुखद संकेत है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छा माध्यम उनको मिल गया है कि वो घर बैठे ही बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारी भाषाओं के भी सीखने का माध्यम हमारा कंप्यूटर और हमारे स्मार्टफोन बनते जा रहे हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण की अगर हम बात करें तो ये शिक्षा 3 रूपों में दी जाती है। प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में और विदेशी भाषा के रूप में। प्रथम भाषा से मेरा तात्पर्य है कि ये प्रयोग, ये शिक्षण वहाँ दिया जाता है जहाँ हिंदी व्यवहार की भाषा है, यानी जो हिंदी पढ़ना भी जानता है, हिंदी लिखना भी जानता है, उनके लिए जब ये शिक्षा दी जाती है तो ये शिक्षा थोड़े उच्च स्तर पर होती है। वहाँ शिक्षा का साहित्यिक रूप हमें दिखाई देता है। द्वितीय और तृतीय से तात्पर्य उस वर्ग से है जहाँ हिंदी व्यवहार में प्रयोग नहीं होती। हमारे देश में दक्षिण के बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी व्यवहार की भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरह की भाषाएं, मलयालम, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है। वहाँ जब हिंदी सिखाई जाती है तो उसका एक अलग रूप होता है, क्योंकि वहाँ हमको हिंदी के व्याकरणिक पक्ष को भी बताना है, हमें उनको उच्चारण भी बताना है और हमें उनको अपने लेखन की अक्षर बनाने की लिपि भी सिखानी है। तीसरा जो प्रयोग है शिक्षण का, वो सर्वाधिक जटिल है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग विदेशों में रहते हैं, विदेशी भाषाएं जानते हैं। हमारी हिंदी से उनका कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन वो हिंदी सीखना चाहते हैं। ऐसे माहौल में जब भाषा का भी संस्कार नहीं है और परिवेश भी नहीं है, ऐसे में हिंदी में शिक्षण कार्य थोड़ा और जटिल हो जाता है, क्योंकि हमें परिवेश का भी निर्माण करना है, उनको अपने साहित्य, अपनी संस्कृति से परिचित भी कराना है, उनको अपनी भाषा के भूगोल के बारे में भी, व्याकरण के बारे में भी, लिपि के बारे में भी पूरी जानकारी देनी है। तो वहाँ हमें उनको समुचित सामग्री जो उनको अपेक्षित है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है। वस्तुतः ई शिक्षण एक आधुनिक तकनीकी शब्द है जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है और शिक्षण अर्थात लर्निंग, अधिगम, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके जहाँ शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है वही ई शिक्षण है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ज्ञान अर्जित करने की ये प्रक्रिया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति
किसी भी व्यवसाय में हो, अगर वो शिक्षा ग्रहण करने का इच्छुक है तो वो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जब भी उसके पास समय हो तब वो कोई वीडियो ऑन करके, उस प्लेटफॉर्म को ऑन करके अपने मोबाइल पे बड़े आराम से उस व्याख्यान को सुन सकता है, उस क्लास को अटेंड कर सकता है। ई शिक्षण संभावनाओं के द्वार खोलने में सक्षम है, लेकिन हाँ, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। एक सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक भी होता है। चूँकि कंप्यूटर सिर्फ एक यंत्र है, अतः हमें उसका उपयोग बेहतर करने के लिए करना चाहिए। इसमें बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, विस्फोट के तरीके भी मिल जाएंगे और आतंक फैलाने के तमाम सारे साधन भी मिल जाएंगे। कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर भी रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। कोई भी आविष्कार हो, वो देश की उन्नति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हमेशा सृजनात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन बीमार मानसिकता वालों को क्या कहा जाए जो इनका दुरुपयोग करते हैं। ये उनके ही लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारे देश के लिए भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है, जिससे हमें बचना चाहिए और लोगों को इससे बचाव के लिए हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर हम इसको अपनी कुशलता के लिए, अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करें तो ये बेहतर परिणाम दे सकता है, समाज को, हमारे देश को एक नई दिशा दे सकता है। इससे जुड़े हुए तमाम बौद्धिक आविष्कार हैं जो अभी होने बाकी हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जिस पर अपना काम कर सकती है, लेकिन हमारा नज़रिया अगर सकारात्मक होगा, अगर कल्याण को, श्रेयस्कर को ध्यान में रख के होगा, तभी बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको मेरा ये व्याख्यान कैसा लगा। साथ ही अपने सुझाव भी दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सुझाव का इंतज़ार है।